दुनिया कहानी किस्सों के हाँ दिन है हमारे हिस्सों के। चलो मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों के। दोस्तों, मेरा नाम है देव वर्मा। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं सुनाने जा रहा हूँ विश्व प्रसिद्ध कहानीकार श्री नीलेश मिश्रा के YouTube चैनल पर प्रकाशित हो चुकी उनकी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा की लिखी कहानी डगेली की एक रात। वो डगेली की रात थी, एक ऐसी मनहूस रात जब बुरी ताकतों का साया इंसान के वजूद पर हावी होने लगता है, जब परछाइयों से निकलकर बुरी आत्माएं इंसानों का पीछा करने लगती हैं, जब नर्क के दरवाजे खुलने लगते हैं धीरे धीरे और वो धरती पर दोबारा चलने लगती है, वो यानी डाक। बीजू फिर बोला, और आज तो वैसे भी डगेली की रात है। डगेली की रात? रवि उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन इस पर उसमें खुद कौतूहल जाग गया। ये क्या होती है? मेरी दादी कहती है कि इस रात पहाड़ी इलाकों में भटकने वाली डायनें ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लोग डर के मारे घरों से नहीं निकलते। हमारे यहाँ तो दरवाजों के आगे झाड़ियाँ रख दी जाती हैं ताकि डाक अंदर ना घुस पाए, मगर वो फिर भी घरों के दरवाजे खटखटाती है कि कहीं कोई गलती से दरवाजा खोले और वो अंदर घुस जाए। बीजू ने इतना कहा ही था कि रिशु क्रिकेट किट उतारते हुए बोला, अरे ये डायन है या सेल्स गर्ल्स? दरवाजा खटखटा कर, ये देखिए हमारी कंपनी ने ये नया साबुन लॉन्च किया है, और हाँ, डगेली की रात का ये विशेष ऑफर है। रिशु की बात सुनकर रवि की हंसी छूट गई। बीजू को हल्का गुस्सा आ गया। वो पुराने घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है ना? हाँ, ये घर देख रहे हो? इसमें एक बार जाओगे ना तो पता चलेगा। ये जो मस्खरी कर रहे हो ना, सब निकल जाएगी। रिशु और रवि ने उस पुराने घर को गौर से देखा तो वाकई डरावना था। पुराने खंडर जैसा मकान था जिसकी दीवारों पर काई जम गई थी और दरारों से जंगली पौधे उगाए थे। अरे ये डाकवा कुछ नहीं होता, इस बीजू की तो आदत है मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की। ये कहते हुए रिशु आगे बढ़ा तो रवि भी साथ चलने लगा। बीजू वहीं खड़ा रहा। उसने पीछे से आवाज दी, शर्त लगाओगे? तो रवि और रिशु रुक गए। मैं किसी से भी पूछवा देता हूँ, यहाँ लोकल लोग बता देंगे कि अरे क्या तू भी। रिशु बीजू की तरफ आते हुए बोला, पूछवाना क्या है? मैं अंदर जाकर आता हूँ, वापस आए तो तू मुझको पास तो देगा। इसे कहता है सर, बोल, लगाएगा? बीजू और रवि के चेहरे पर घबराहट तैरने लगी। इससे पहले कि वो हाँ बोलते, रिशु ने क्रिकेट किट उतारी और रवि को थमा दे। बीजू के हाथ से टॉर्च लेता हुआ उस खंडर जैसे मकान की तरफ चल पड़ा। अच्छा सुन रिशु, रुक जा यार, रहने देते हैं। रवि और बीजू उसको आवाज देने लगे, लेकिन रिशु नहीं माना। सफेद ट्रैक सूट पहने, हाथ में टॉर्च लिए रिशु उस भयानक पुराने मकान के दरवाजे के पास पहुंचा। वो एक पुराने खंडर जैसा मकान था जिसकी दीवारें कई सौ साल पुरानी थीं। झोपड़ी नुमा छत पर लकड़ी का काम था, उस पर जंगली बेलें लटक रही थीं। उसकी खिड़कियां और दरवाजे कई सौ साल से खुले नहीं थे। उस लकड़ी के पुराने दरवाजे पर आधे जानवर और आधे इंसान की आकृतियां उभरी थीं। रिशु ने उसे धक्का दिया। एक आवाज के साथ दरवाजा खुला तो वो एक बड़े से धुंधले कमरे में दाखिल हुआ।
वो पुराना कमरा जिसकी जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। ऋषु हैरान था कि बंद कमरे में ये पत्ते कहाँ से आए। दीवारों पर पुराने लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं जो मकड़ी के अनगिनत जालों से ढक गई थीं। वह आगे बढ़ा तो वहाँ एक आंगन था। उसने गौर से देखा तो कमरे की फर्श में पुराने पेड़ की जड़ें घुसी थीं। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिख रहे थे। सीली हुई दीवारें थीं, धूल खाई खिड़कियां, कमरे के मचान पर कबूतरों और चमगादड़ों के अड्डे थे। ऋषि सहमते हुए उस डरावने मंजर को देख रहा था कि अचानक उसे लगा कि जैसे एक बर्फ सा ठंडा हाथ उसके बदन को खरोंच रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो फुर्ती से हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। कौन है? वो चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऋषु ने गहरी सांस ली। वो कुछ कदम और आगे बढ़ा ही था कि पीछे से घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो हड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर जैसे ही भागने लगा, उसका पैर कहीं अटका और वह जमीन पर गिर गया। बाहर जाने का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी सांसें अटक गईं, जिस्म हौलने लगा। गिरने से टॉर्च छूटकर कहीं दूर सरक गई। टॉर्च की रोशनी दीवार पर बिखरी तो ऋषु ने देखा दीवार पर एक परछाई उभर रही थी। ऋषु की चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एहसास हो गया था कि वह अकेला नहीं था उस घर में। तभी उसने अपने कानों के पास, बहुत पास, एक गर्म सांस महसूस की। ऋषु का जिस्म थरथराने लगा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई थी। उस डरावनी आवाज से माथे पर पसीना आ गया था। जैसे तैसे जमीन से उठा और टॉर्च की तरफ लपका। हाथ में टॉर्च लेकर उसने आसपास नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था। घर का दरवाजा बंद हो गया था। डर के मारे उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। तभी एक कोने से उसे कुछ उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक बूढ़ा मुरझाया पेड़ था। आवाजें वहीं से आ रही थी। ऋषु को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब उसे वो पेड़ देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि पेड़ पूरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उस पर लटकते हुए सेब सुर्ख गाढ़े लाल रंग के थे। ऋषु ने पेड़ पर टॉर्च मारी तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर दो उल्लू बैठे थे, जो उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहे थे। ऋषु की घबराहट लगातार बढ़ रही थी। ये कहाँ आ गया था वो? बेकारी दोस्तों के सामने बहादुर बनना चाहा। तभी किसी के कदमों की आहट हुई। ऋषु के बदन में सुई से चुभती झुरझुरी दौड़ गई। उसने टॉर्च उसी ओर फेर दी। एक बूढ़ी सी औरत लकड़ी टेकते हुए उसकी ओर आ रही थी। ऋषु का अंग अंग कांपने लगा। चेहरे का रंग उड़ गया, होठ सूख गए और हाथ पैर सनसनाने लगे। वो भागना चाहता था, मगर जैसे डर के मारे जम गया था वहीं। तकरीबन 80-90 साल की बुढ़िया, झुकी हुई पीठ, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, पहाड़ी सदरी और स्कार्फ पहने उसके पास आई। वही लाल सेब आगे बढ़ाते हुए बोली, ले बेटा। ऋषु बिना कुछ बोले कुछ सेकंड वहीं बुत बना खड़ा रहा। जब वह दोबारा बोली,
लेना। तो उसने चुपचाप सेब लिया और अपने पिट्ठू बस्ते में डाल दिया। उसके सेब लेने पर वह बुढ़िया इतनी खुश हो गई कि उसकी डरावनी हंसी से वो अंदर गूंज उठा। बाहर जाने का रास्ता? रिशु ने सूखे गले से पूछा तो बुढ़िया ने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। रिशु डरते डरते उसके पीछे पीछे हो लिया। कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि टॉर्च की रोशनी आगे चलती बुढ़िया के पैरों पर पड़ी। वो पीछे की ओर मुड़े हुए थे, उसके पैर उल्टे थे। रिशु के पैर लड़खड़ाने लगे, वो रुक गया। रिशु के रुकने पर बुढ़िया भी वहीं रुक गई और किसी छोटी बच्ची की तरह जोर जोर से हंसने लगी, इतना कि हंसते हंसते वो खांसने लगी। रिशु को अब लगने लगा था कि वह बच नहीं पाएगा। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रवि, बीजू, रवि, बीजू। रिशु भागते, लड़खड़ाते, गिरते दरवाजे की ओर भागने लगा, मगर एक आवाज फिर भी उसका पीछा कर रही थी। वो भागते हुए दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचा, दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। उसने देखा कि सामने रवि और बीजू खड़े थे। उन्हें देखकर उसकी जान में जान आई और उसका सिर घूमने लगा। वह चौखट पर ही बेहोश होकर वहीं गिर गया। बहादुर होना एक बात है, लेकिन उन आसमानी रहस्यों के सामने दिलेरी दिखाना बेवकूफ़ी है, जिसे इंसान कभी समझ ही नहीं पाया। घर पहुंचने तक रिशु को वो हादसा भुलाए नहीं भूल रहा था। वो सब जो कुछ घंटे पहले हुआ था उसे सपने जैसा लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसे देखते हुए हम छटपटाते हैं, झटके महसूस करते हैं, मगर फिर भी नींद से जाग नहीं पाते, एकदम स्लीप पैरालिसिस की तरह। अंधेरे में घर पहुंचते ही उसकी उतरी सी सूरत जब आमा यानी उसकी माँ ने देखी तो उन्होंने पूछा, का सूरज दादा, तेरा चेहरा क्यों लाल रखा हुआ है, क्या हुआ? आमा जो पेड़ से थी, सहारे से आंगन की चौखट आहिस्ता से उतरने लगी। रिशु घबराया हुआ था, लेकिन जानता था कि अगर उसने ये बात आमा को बताई तो डांट पड़ेगी। आमा यूं भी उसे अंधेरे इलाकों में घूमने के लिए मना करते थे। कुछ भी तो नहीं, बस थक गया हूँ, थोड़ा लेटूंगा फिर खाना खाऊंगा, रिशु ने कहा और माँ के करीब आकर उनका पेट छूते हुए बोला, आप दोनों भी आराम करो। माँ मुस्कुरा दी और बोली, अभी तो मुझे रसोई में काम है, कल तेरे बाबा भी शहर से आ जाएंगे, उनके लिए कुछ मीठा बनाना है। थोड़ी देर बाद अपने कमरे के नरम बिस्तर पर लेटा रिशु वह सब याद कर रहा था जो उसके जहन से उतर ही नहीं पा रहा था। वह मन भटकाने की कोशिश करता, लेकिन वही बूढ़ी औरत, दो उल्लू और वो सेब का पेड़ उसे बार बार याद आते। करवट बदल कर, सर पर हाथ रख कर उसने जबरदस्ती सोने की कोशिश की तो 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि रिशु को अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ, शायद एक कीड़ा। उसने गर्दन पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा, तभी अचानक रिशु उठ बैठा और अपने कान में उंगली डालकर सर को झटके देने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कीड़ा उसके कान में घुस गया हो। वो अंदर और अंदर घुसता चला गया।
उसकी आवाज़ मधुमक्खियों के भिनभिनाने की तरह हो गई। अब वह उसके दिमाग की ओर बढ़ने लगा था, उसमें सुरंग बनाने लगा था, उसे कुतरने लगा था। रिशु छटपटाने लगा। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और तकिए में अपना सिर गाड़ दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ देर बाद रसोई में आ गया। आमा चूल्हे के पास बैठी कुछ बना रहे थे। कुछ देर बाद वो उठी और रसोई से चली गई। वापस आई तो एक प्लेट में काटे हुए सेब के टुकड़े थे। तेरे बस्ते में सेब मिला था, ले खा ले। सेब देखकर रिशु उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया कि उस बुढ़िया का दिया सेब तो वह बस्ते में ही भूल गया था। आमा, आमा तुमने ये खाया तो नहीं ना? वह हड़बड़ा कर बोला। बताओ आमा। हाँ हाँ, एक टुकड़ा खाया था। क्यों, क्या हुआ? रिशु ने सर पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा। नहीं खाना चाहिए था मां, नहीं खाना चाहिए था। वह रात रिशु और उसके परिवार की आखिरी सुकून भरी रात थी, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला था वो इंसानी समझ से परे था। डाक का साया उस घर पर काले बादलों की तरह मंडराते हुए दाखिल हो चुका था। रात करीब 3 बजे एक हंसी ने रिशु की नींद तोड़ी तो वो कांप गया। फिर आमा की फिक्र करते हुए ऊँगी आंखों से बरामदे में गया। वहां चिराग की हल्की रोशनी में उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आमा बरामदे में बैठी जोर जोर से हंस रही थी, बिल्कुल उस बूढ़े डाक की तरह। रात के बाद से रिशु की आमा एकदम बदल गई थी। वो अजीब तरह से झुक कर चलने लगी थी, जैसे 80 साल की बुढ़िया धीरे धीरे गर्दन घुमाते। ना बात कर रही थी, ना कोई जवाब दे रही थी। बस बरामदे में अंधेरे फर्श पर उकड़ू बैठी हुई थी आमा। रिशु ने डरते हुए पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आमा, आमा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो आमा? रिशु की आमा जमीन पर बैठी आगे पीछे हो रही थी। आंगन में रखे चिराग की लौ टिमटिमाती आमा ने ना मुंह खोला, ना कुछ बताया। वह बेजान आंखों से रिशु की ओर टकटकी लगाए देखती रही, बिना पलक झपकाए। रिशु की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ को इस तरह देखकर अचानक से ऐसे कैसे बदल गई वो। आंखें ऐसी खोखली लग रही थी जैसे किसी लाइलाज बीमारी ने लपेट लिया हो। आमा, उठो। उसने आमा को उठाने की नाकाम कोशिश की। फिर देखा तो वो अपने उभरे हुए पेट पर एक हाथ फेर रही थी। आमा, उठो ना, पेट में गुड़िया है ना, उसके लिए तो खाना खा लो। गुड़िया? आमा ने इस बार कहा और सर घुमाकर रिशु की आंखों में घूरते हुए फुसफुसाई। तेरी गुड़िया को तो मैं खा गई। रिशु घबरा कर पीछे हटा तो लड़खड़ा गया। उसके कान सुन्न पड़ गए थे। पूरा बदन कपकपा रहा था, जैसे कोई ठंडी लाश उसके जिस्म से लिपट कर सारी गर्मी सोख रही हो। चिराग की मध्यम रोशनी उस कच्चे मकान के बरामदे में बैठी आमा के चेहरे पर पड़ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, हाथों से अजीब व गरीब इशारे करने लगे थे और जोर जोर से, तेरी गुड़िया को तो मैं खा गई, तेरी गुड़िया को
तो मैं खा गई, दोहरा रही थी। आमा की लाल आंखें देखकर रिशु भी अंदर तक कांप गया। आंगन से आसमान में चांद चमकता दिख रहा था। घर पर कोई और था भी नहीं जो उसकी मदद कर सकता। आमा उसकी तरफ पलटी तो रिशु घबरा गया। उसने एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ रिशु की तरफ बढ़ाया तो रिशु तेजी से भागकर अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करके सांस लेने लगा। वो बार बार अफसोस कर रहा था कि काश वो उस डरावने मकान में ना जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिशु अपने कमरे में ठीक था, लेकिन उसे आमा की भी फिक्र हो रही थी। उसने सलाखों वाली खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो आमा छत पर जा रहे थे, पेट पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। रिशु को फिक्र हुई, हालांकि डर उसे भी लग रहा था। छत से बिल्ली के रोने जैसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन आमा को बहुत प्यार करता था। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोला। आमा, आमा! वो आवाज़ लगाता हुआ छत पर पहुंचा तो देखा कि चांदनी रात में छत के कोने में आमा उकड़ू बैठी है। आमा का चेहरा और हाथ खून से सने हुए थे। वो पलटी और रिशु को देखकर मुस्कुराई। रिशु 2 कदम पीछे हुआ, फिर आमा ने हाथ में पकड़ी खून से लथपथ एक बिल्ली की लाश रिशु की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, आएगा? रात का चांद अब भी बादलों से लुका छिपी खेल रहा था। रिशु को होश आया तो उसने खुद को अपने बिस्तर में लेटा पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नींद में था या सच में। उसकी आँख खुल गई थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो आमा को अपने पलंग के किनारे बैठा पाया। वो रिशु को बड़े प्यार से देख रही थी, बहुत शांत लग रही थी। रिशु ने हड़बड़ाकर सब तरफ देखा तो वो सब सपना था या आमा के अंदर से वो भूत प्रेत या वो जो भी था निकल गया था। रिशु समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो भी हो, आमा को यूं शांत देखकर उसे राहत मिल रही थी। आमा पता है, अभी मैंने देखा कि आप कह ही रहा था कि आमा उठकर चलने लगी है। वह कहते कहते रुक गया। आमा कमरे से बाहर चली गई। उसने आवाज़ दी मगर आमा ने अनसुनी करते वह बिस्तर से उठकर आमा के पीछे पीछे दौड़ा। आंगन का चिराग बुझ गया था, चांद की रोशनी बाकी थी। आमा, आमा! वो आवाज़ देता हुआ आंगन में पहुंचा तो उसने जो देखा वो देखकर दंग रह गया। आंगन के बीचों बीच वही सेब का पेड़ उग आया था जो उसने उस बुढ़िया के घर में देखा था। उस पेड़ पर वही गाढ़े लाल रंग के सेब चमक रहे थे। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर 2 उल्लू भी बैठे थे। अभी रिशु उस पेड़ को देख ही रहा था कि उसे कुछ महक आई। उसने गौर से रसोई की बड़ी सी खिड़की की तरफ देखा तो अम्मा अंदर थी, जो मुस्कुराते हुए खुद पर एक हाथ से मिट्टी का तेल उड़ेल रही थी और दूसरे हाथ से अपना पेट सहलाते हुए कुछ लोरी जैसा गुनगुना रही थी। आमा रुक जाओ, आमा रुक जाओ, आमा रुको। वो रसोई की तरफ भागा। उसका कलेजा जैसे हलक में आ गया था।
आवाज़ फंस गई थी। रसोई का दरवाज़ा अंदर से बंद था। देखते ही देखते आमा आग के लपटों में गुनगुनाते हुए जलने लगी थी। उसके बालों में लपटें थीं, खाल उधड़ने लगी थी, लेकिन वो गुनगुनाए जा रही थी। आमा! ऋषि जोर से चीखा तो उसने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। ऋषु बेटा क्या हुआ? सपना देखा क्या? सिरहाने बाबा बैठे थे जो उसका सर सहला रहे थे। उन्होंने बताया कि वह रात में घर लौट आए थे और उन्हें ऋषु छत पर बेहोश मिला था। ऋषु ने अपनी खिड़की से झांका तो आमा अपने कमरे में सो रही थी। हथेली का पसीना पोंछते हुए उसने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये भी याद था कि उसके दोस्त बीजू ने बताया था कि डाक की डायनें सच को सपना बताकर उलझा देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब जो बार बार सपने में देख रहा था वो सपना नहीं, हकीकत है। ऋषु कसमकस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। सुबह के तकरीबन 6 बजे थे। पास के मंदिर से करनाल और नगाड़े बजने की आवाज़ें आ रही थीं। ऋषु दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। आमा की कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसका जी किया कि वह एक बार जाकर आमा से मिल ले, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। ऋषु घर से निकलकर अपने दोस्त बीजू से मिलने जा रहा था। इस चक्रव्यूह उसे सिर्फ वही बचा सकता था। सुबह सवेरे बीजू और ऋषु दूसरे दोस्तों के साथ क्रिकेट ग्राउंड पर मिला करते थे। ऋषु उसी तरफ चल पड़ा। कैसा है ऋषु, ठीक है ना? क्रिकेट मैदान में बीजू ने ऋषु की तरफ हाँकते हुए आकर पूछा। यार, ऋषु ने बोलना शुरू किया तो उसका गला भर्रा उठा। बीजू उसके बगल में बैठ गया। यार तू सही कह रहा था, उस घर में नहीं जाना चाहिए था। घर में अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। आमा एकदम से बदल गई है और पता ही नहीं चल रहा कि क्या सच है क्या सपना। हमने तो मना ही किया था यार, बीजू बोला। कहा था ना तुमसे कि डाग लोगों को सपने और सच में उलझा देती हैं, उनके साथ छल करती हैं, काबू कर लेती हैं। पता ही नहीं चलता है कि क्या सच है क्या झूठ। मगर अब क्या करूं? ऋषु ने बेचैन होकर पूछा। इसका कोई तरीका नहीं है दोस्त। तेरे बाबा तो लौट आए हैं ना शहर से, उनसे बात कर, शायद वो कुछ करें। ऋषु पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि बाबा उस पूरे घटनाक्रम को झूठ मानेंगे। उन्हें वो सब एक डरावनी कहानी जैसा लगेगा। उन्हें समझा पाना मुश्किल था, लेकिन ये मुश्किल काम अब करना ही था। ऋषु घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। बाबा हमारे साथ इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए होंगे? वो बुदबुदाने लगा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने कुछ सोचा और उसके हाथ पांव फूलने लगे। वो भागा और पीछे की एक खिड़की से अंदर चढ़ने लगा। अंदर जाकर पूरे घर में आमा को ढूंढने लगा। आमा, आमा, आमा। वो चिल्लाते हुए छत पर पहुंचा तो थम गया। आमा छत के किनारे पर बाल खोले नंगे पांव खड़े थे। उसने हाथ फैला रखे थे। वो एक तक नीचे देख रही थी। ऋषि ने आहिस्ता से बिना आहट आमा की ओर बढ़ना चाहा। आ गया मेरा राजा बेटा।
आमा बिना पलटे बोली, फिर पलटकर मुस्कुराने लगी। रिशु की आंखों से आंसू बहने लगे। आमा को इस हालत में नहीं देखा जा रहा था उससे। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे आमा की ओर बढ़ते हुए उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। आमा, चलो ना, रसोई में चलते हैं, जोर से भूख लगी है, कुछ बना दो ना मेरे लिए। आमा, आमा, लो मेरा हाथ पकड़ लो आमा। मगर आमा ने अपने उभरे पेट पर एक आखिरी बार हाथ फेरा और उदास आंखों से रिशु को अलविदा कह दिया। आमा, आमा, आमा नहीं, आमा नहीं, आमा नहीं। आमा छत से कूद गई थी। रिशु छत से पागलों की तरह फटी आंखों से आंगन में गिरी आमा की लाश को देखता रहा। आंगन में फिर से वही बूढ़ा मुरझाया सेब का पेड़ दिखाई देने लगा था। आमा के शरीर से निकलती खून की नदी उस पेड़ की जड़ों में बह रही थी। लेकिन पेड़ के डाल पर इस बार 2 नहीं 3 उल्लू बैठे थे। बस इतनी सी थी ये कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है और आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लिसन विद देव वर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।